हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने फॉर्मेट ऑफ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूं तो बैलेंस शीट में लगने वाले शेड्यूल नंबर 1 से शुरू होते हैं और शेड्यूल नंबर 12 तक जाते हैं, और शेड्यूल नंबर 13 से शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और शेड्यूल नंबर 16 तक जाते हैं। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं एक एक शेड्यूल को। शेड्यूल नंबर 1 लाइबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं। शेड्यूल नंबर 1 किसका था जी? कैपिटल का। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस का। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स का। शेड्यूल नंबर 4 बोरिंग्स का। एंड शेड्यूल नंबर 5 इज योर अदर लाइबिलिटीज। शेड्यूल नंबर 6 से एसेट शुरू होते हैं। शेड्यूल नंबर 6 बताओ, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड एमसीएसएन। शेड्यूल नंबर 8 is your investments. Schedule number 9 is your advances. Schedule number 10 is your fixed assets. Schedule number 11 is your other assets. शेड्यूल नंबर 12 ये एसेट्स खत्म हो जाते हैं। शेड्यूल नंबर 12 किसका आता है? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटीज का आता है। और शेड्यूल नंबर 13 होता है बिल्स परचेज्ड, बिल्स फॉर कलेक्शन। बेसिकली इसका कोई भी नोट नंबर शेड्यूल नंबर नहीं होता। शेड्यूल नंबर 13 से शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेड्यूल नंबर 13 में क्या था हमारे पास? इंटरेस्ट अर्न्ड। शेड्यूल नंबर 14 में था हमारे पास अदर इनकम्स। शेड्यूल नंबर 15 में था इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। शेड्यूल नंबर 16 में क्या था हमारे पास? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद आता है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, जिसका कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं होता। फिर प्रॉफिट निकलता है इनकम माइनस एक्सपेंस करके, ऐड करते हो उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, लेस करते हो जितनी भी एप्रोप्रिएशंस की आइटम होती है, और लास्ट में निकलता है हमारा बैलेंस कैरी टू द बैलेंस शीट, जो कि शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है। ये तो हमने देखा था अबाउट फॉर्मेट्स। उसके बाद हमने कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली थी, जैसे कि इनकम रिकॉग्निशन कंसेप्ट, जिसपे पीए का कैसे इनकम रिकॉग्नाइज की जाती है, एनपीए के ऊपर कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, एनपीए बनने की नॉर्म्स क्या है, क्या टाइम लिमिट्स है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने प्रोविजन के रेट्स देखे थे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस तरीके से बैंक्स बनाकर चलता है। उसके बाद हमने देखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इफ गारंटी इज कवर्ड बाय ईसीजीसी, डीआईसीजीसी एंड सीजीडीएसआई। मतलब अगर इन गवर्नमेंट बॉडीज ने एडवांसेस के ऊपर गारंटी दे रखी है टू द बैंक, तो बैंक किस तरीके से प्रोविजन बनाकर चलेगा, प्रोविजन की कैलकुलेशन करी जाएगी। उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो क्या होती है सर? 9% होती है। बैंक्स के केस में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का रेट क्या होता है? 9% होता है। सीएआर का हमने देखा था पूरा तरीका सा, रिस्क वेटेड एसेट्स वगैरह, कैसे कैपिटल टायर 1 टायर 2 वगैरह निकाल के चलनी है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने सीआरआर एंड एसएलआर का नोट लिख लिया था। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इसका कुछ बनता नहीं है। और लास्ट हमने देखा था इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बैंक, कि बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करके चलता है। जो बैंक की टोटल इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें 25% इन्वेस्टमेंट क्या मानी जाती है सर? 25% इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मानी जाती है, और बाकी होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म का क्या प्रिंसिपल होता है मेजर करने का, शॉर्ट टर्म का क्या होता है, वो मैंने आपको लिखवाया था, और ये AS 13 के हिसाब से हमारे पास वैल्यूएशन करी जाती है। तो ये हमने एडजस्टमेंट्स कर ली थी। एक बार मैं आपको, हाँ जी, जो हमने नोट्स लिखे थे उसके एडजस्टमेंट्स पे लेके चलता हूं। लेट्स सी हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। ये देखो जी, तो हमने इनकम रिकॉग्निशन कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर लिया, गारंटी कवर वाला कर लिया, और इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बैंक कर ली, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कर ली, एंड सीआरआर और एसएलआर कर ली। आज हम जो करने जा रहे हैं, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो कौन सी करने जा रहे हैं सर? रिबेट्स फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, रिबेट फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। उसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट्स है, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आइए जी, हेडिंग डालिए रिबेट्स फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे करा दी थी आपको, तो आप देख लेना क्या सीरियल नंबर चल रहा है एडजस्टमेंट का। जी, जी से शुरू होगा, एफ तक तो इन्वेस्टमेंट थी, तो जी से डालो। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। लिखो, जनरली
bank purchases bills from customers and realize such amount later on. This is called bills purchased and discounted. Purchased and discounted. It earns income from such discounting and is called discount income. Which is shown in schedule oblique नोट नंबर, बताइए जी नोट नंबर, कौन से नोट नंबर में जाएगी? डिस्काउंट इनकम, बैंक जो डिस्काउंट इनकम अर्न करते हैं कौन से नोट नंबर में जाएगी? बताइए जी। इनकम के हमारे पास दो नोट नंबर है, नोट नंबर 13 जहां पर आती है हमारे पास इंटरेस्ट इनकम, और नोट नंबर 14 जहां पर आती है हमारे पास अदर इनकम। अब कंफ्यूजन क्या है? अब कंफ्यूजन ये है कि सर डिस्काउंट इनकम, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर डिस्काउंट इनकम तो अदर इनकम है, तो हम इसे नोट नंबर 14 में डालेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। डिस्काउंट इनकम इज अ मेजर इनकम ऑफ अ बैंक, इज अ इंपॉर्टेंट इनकम ऑफ अ बैंक, तो इसको आप नोट नंबर 13 में इंटरेस्ट इनकम के साथ ही दिखाओगे। सर फिर अदर इनकम में क्या आएगा? अदर इनकम में तो इस टाइप की इनकम आती है जो कि ऑर्डिनरी नेचर की है ही नहीं, जैसे कि प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर, इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर प्रॉफिट आ गया, बैंक के पास कहीं रेंटल इनकम आती है, तो जो नॉन ऑपरेटिंग इस टाइप की इनकम है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो आती है हमारी अदर इनकम्स में। जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है, जितनी भी ऑर्डिनरी नेचर की इनकम है बैंकों की, वो सारी की सारी नोट नंबर 13 में आती है इंटरेस्ट इनकम के साथ ही। ठीक है, तो आप इसको कहां दिखाओगे? अंडर शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13 में। आगे लिखो, फॉलोइंग एंट्रीज आर generalized. First, on purchase of bills, on purchase of bills, जब बैंक बिल परचेज करेगा तो एंट्री डलेगी बिल्स परचेज्ड, अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट इनकम। अभी लिख लो, समझाऊंगा, अभी पूरा कंसेप्ट समझेंगे। बिल्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट इनकम बीइंग बिल्स परचेज्ड, being bills purchased. Second entry, on maturity of bills, on maturity of bills, जब बिल्स मैच्योर हो जाएंगे तो एंट्री क्या डलेगी? एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज्ड, being bills realized, being bills realized. Entry number third, entry number third, at the year end,
for unearned discount at the year end for unearned discount, वो डिस्काउंट जो कि कमाया नहीं, वो डिस्काउंट जो कि कमाया नहीं, एंट्री विल बी डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू rebate on bills discounted, rebate on bills discounted, being discount not yet earned, being discount not yet earned. नोट करके लिखेंगे, नोट फर्स्ट पॉइंट, rebate on bills discounted will be shown in balance sheet under शेड्यूल या नोट नंबर 5, शेड्यूल या नोट नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज वाला। अभी बताता हूं किस तरीके से। सेकंड नोट लिखो, रिबेट ऑन bills discounted which was created last year would be cancelled in this year, would be cancelled in this year। कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी सर? जो बनाने की एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री, उसी को ही उल्टी एंट्री पास कर दो। एंट्री विल बी rebate on bills discounted debit to discount income, being rebate cancelled, being rebate cancelled। फिर लिखो एंट्री नंबर 4, for transfer of discount income to P&L account, for transfer of discount income to P&L account, entry will be discount income account debit to P&L account, being discount income transfer to P&L account, being discount income transfer to P&L account। Discount income is equal to discount received plus opening rebate minus क्लोजिंग रिबेट। हाँ जी, ये हमारा कंसेप्ट है। अभी लेजर अकाउंट भी बना देता हूं। अगर लेजर अकाउंट की बात करूं कि सर लेजर अकाउंट किस तरीके से बनेंगे, डिस्काउंट इनकम अकाउंट एंड रिबेट ऑन bills
discounted account. By discount received to closing rebate by opening rebate to P&L account. ये इनकम आ गई आपकी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में बाय बैलेंस BD टू डिस्काउंट इनकम. व्हाट इज दिस? ये होती है क्लोजिंग रिबेट. सर ये होगी ओपनिंग रिबेट और यहां आ जाएगी आपकी क्लोजिंग रिबेट बाय डिस्काउंट इनकम. क्रिएशन की और ये हो गया आपका बैलेंस CD. हाँ जी. नोट rebate on bills discounted will be calculated as follows. Bills purchased expiring in subsequent period. Bills purchased expiring in subsequent period multiply rate of discount multiply subsequent period. एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है, बताता हूं ये बना कैसे. इसको नोट कर लो सारे. हाँ जी. चलो अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. आई होप ये नोट हो गया होगा. देखो जी, कॉन्सेंट्रेट करना, मेरी बातों पे कॉन्सेंट्रेट करना. ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/19 एंडिंग ऑन 31st March 2020. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे फर्स्ट फेब 2020 को फीस ले ली. कितने रुपए की? 10,000 रुपए की फीस ले ली. मैंने आपसे फर्स्ट फेब 2020 को 10,000 रुपए की फीस ले ली और आपको बोला कि मैं अगले 4 महीने तक आपको पढ़ाऊंगा. मतलब आपका कोर्स कब तक चलेगा? आपका कोर्स चलेगा सर 1 2 3 4, ये 4 महीने तक आपका कोर्स चलेगा. फर्स्ट फेब को मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए और क्या बोला कि मैं अगले 4 महीने तक आपको पढ़ाऊंगा. मुझे ये बताओ कि 31 मार्च 20 यानी कि 19-20 में मेरी इनकम कितनी है? क्या आप बता सकते हो कि 19-20 में मेरी इनकम कितनी है? मैंने आपसे पहली फेब को 10,000 रुपए लिए और बोला अगले 4 महीने तक आपको पढ़ाऊंगा. तो आई वॉन्ट माई इनकम फॉर द ईयर 1920. मतलब 31 मार्च 20 को जब मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाऊंगा मैं कितनी इनकम को क्रेडिट करूंगा? इस 10,000 रुपए में से कितनी इनकम को क्रेडिट करूंगा? क्या पूरी 10,000 को क्रेडिट कर दूंगा या कुछ कम अमाउंट को क्रेडिट करूंगा? बताओगे? दिमाग लगाओ एक बार. आंसर इज कि सर ये जो 10,000 की इनकम है ये तो 4 महीने की है. इस पीरियड में कितने महीने आते हैं? इस पीरियड में सिर्फ ये 2 महीने आते हैं.
इस पीरियड में सिर्फ 2 महीने आते हैं। मतलब ये 10,000, ये जो 10,000 इनकम है, ये जो 10,000 इनकम है ये 4 महीने की है, और इस पीरियड में कितने महीने आ रहे हैं? 2 महीने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इस साल की इनकम कितनी है? 5,000 रुपए की। इस साल की इनकम कितनी है? 5,000 रुपए की। तो क्या मैं इस 10,000 रुपए में से, क्या मैं इस 10,000 रुपए में से 5,000 की इनकम को अनअर्न्ड इनकम बोल सकता हूं? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, या फिर जिसे आप बोलते थे, आपने बचपन में सुना होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस इनकम। तो ये वही तो है कि सर जो 10,000 रुपए मेरे पास आए वो मेरी पूरी इनकम थोड़ी ना है, वो तो अगले पीरियड में भी जाना है, वो वाला काम तो अगले पीरियड में भी होना है। तो इस साल के रिस्पेक्ट में देखो कितनी इनकम है, इस साल के रिस्पेक्ट में मेरी इनकम कितनी है? 5,000 रुपए। बात समझ में आती है? अब अगर मैं इन बातों को थोड़ा सा बैंकों से लिंक करूं, कैसे लिंक करूंगा? मैं बोलूंगा कि सर ये जो 10,000 मिले ये मेरा क्या है? दिस इज माय डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो 5,000 है अनअर्न्ड, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और ये जो 5,000 रुपए हैं ये क्या है? मेरी डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम जो मैं पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, जो मैं पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। इस चैप्टर में रिबेट का मतलब छूट नहीं है। जनरली आपने सुना होगा सर रिबेट का मतलब होता है छूट दे देना, यहां पर ये रिबेट छूट नहीं है। ये रिबेट एक तरीके से क्या है? एडवांस इनकम है। इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। सर डिस्काउंट इनकम, ये वाली जो 5,000 की इनकम है ये पीएनएल अकाउंट में कौन से नोट में जाएगी? ये जाएगी नोट नंबर 5 में। और ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 5,000 रुपए का, ये एक तरीके से एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो ये जाएगी नोट नंबर, सॉरी ये नोट नंबर 13 में जाएगा और ये नोट नंबर 5 में जाएगा। बात समझ में आती है? तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कुछ नहीं है सर, एक तरीके से एडवांस इनकम है। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आता है सर, ऊपर का कंसेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एंट्री डालनी है, बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस पीरियड में आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनकम रिसीव हुई है, आप चेक करोगे कि क्या ये इनकम मेरी इसी पीरियड की है या आगे आने वाले पीरियड की भी है। तो जितनी इनकम आगे आने वाले पीरियड की है उसको मैं क्या बोलूंगा? रिबेट। उसको मैं क्या बोलूंगा? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। बात समझ में आती है? एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो, नोट मत करना, इसको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते रहो। ये है आपका बैंक, ठीक है जी, ये बैंक है। कौन सा बैंक है? लेट अस से एसबीआई बैंक है। ये खड़ा है मिस्टर राम, मिस्टर राम। मिस्टर राम के हाथ में है एक चेक। मिस्टर राम के हाथ में क्या है? एक चेक है। मान के चलो कितने रुपए का है? लेट अस से 10,000 रुपए का चेक है। मिस्टर राम के हाथ में 10,000 रुपए का चेक है। अब मिस्टर राम को 10 इस चेक, मतलब मिस्टर राम के पास 10,000 रुपए का चेक है और 4 महीने का चेक है। 4 मंथ्स बाद क्लियर होगा। वो होता है ना भी, 4 महीने बाद का चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक जिसे हम बोलते हैं, या आप बीआर भी बोल सकते हैं, चेक भी बोल सकते हो, या आपने बीआर तो टर्म सुनी है सर, बीआर है। राम के पास चेक है और बीआर है। किससे मिला है राम को चेक? राम को चेक मिला है ये शाम से, ये शाम है, ठीक है। शाम ने राम को चेक दिया है और उस पर आगे के 4 महीने की डेट डाल दी, आगे के 4 महीने की डेट डाल दी, या बीआर आप बोल दो कि बीआर है, 4 महीने की डेट है। राम को आज ही पैसे की जरूरत है। तो आपने बचपन में क्या सीखा था कि सर राम को अगर पैसे की जरूरत है तो राम क्या करेगा? राम इस चेक को ले जाएगा बैंक के पास, राम इस चेक को ले जाएगा बैंक के पास और बैंक इसको पैसे दे देगा। बैंक इसे क्या दे देगा? पैसे दे देगा। मान लो डेट है 1 मार्च, मान लो डेट है 1 मार्च। राम जब बैंक के पास चेक लेकर गया, राम बैंक के पास कितने रुपए का चेक लेके गया? 10,000 रुपए का। क्या बैंक उसे पूरे 10,000 रुपए देगा आज? क्या बैंक उसे पूरे 10,000 रुपए देगा? आंसर इज नो सर। बैंक उसमें से कुछ पैसा काट लेगा जो बैंक की इनकम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट इनकम। तो बैंक ने इससे 1,000 रुपए काटे और 9,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए टू द राम, टू द राम। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सर 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ये बैंक किसके पास जाएगा? ये बैंक जाएगा श्याम के पास।
4 महीने बाद ये बैंक किसके पास जाएगा? श्याम के पास जाएगा और श्याम से बोलेगा कि भैया राम जो आपका चेक दे गया था, अब राम ने तो मुझसे पैसे ले लिए थे, डिस्काउंट करा लिया था, तो अब आप वो 10,000 रुपए मुझे दे दो। और श्याम क्या करेगा? बैंक को 10,000 रुपए दे देगा। अब ये मत बोलना कि सर डिसऑनर भी तो हो सकता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं हम नॉर्मल फेयर केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर मेरे को आपको डिसऑनर केस ही समझाना, यहां पर मैं आपको डिस्काउंट इनकम सिखा रहा हूं। तो श्याम ने 4 महीने बाद बैंक को पैसे दे दिए। श्याम ने 4 महीने बाद बैंक को पैसे दे दिए। ये केस समझ में आता है? ये बचपन में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जरूर पढ़ी होगी ये चीजें। अब अभी तक जो हम एंट्री करते थे वो करते थे सर राम के पॉइंट ऑफ व्यू से या श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहा हूं। आज मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, फर्स्ट मार्च को जब राम बैंक के पास चेक लेकर गया, जब राम बैंक के पास चेक लेकर गया, तो बैंक क्या एंट्री डालेगा? सर बैंक एंट्री डालेगा चेक परचेज्ड। बैंक ने एक चेक परचेज कर लिया। बैंक ने एक चेक परचेज कर लिया। कितने रुपए का चेक परचेज कर लिया? 10,000 रुपए का। उसके बदले में बैंक ने राम को कितने रुपए दे दिए? कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट करूं? 9,000 रुपए से। और डिस्काउंट कितने का रिसीव हो गया बैंक को? 1,000 रुपए का। बात समझ में आती है? अरे बताओ ना, बात समझ में आती है? यस सर, बात समझ में आती है। अब मुझे बताओ, जब बैंक को ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, जब बैंक को ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो क्या ये पूरी की पूरी बैंक की इनकम है? क्या ये पूरी की पूरी आज ही बैंक पीएनएल अकाउंट में डाल दे? आंसर इज नो। सर ये इनकम तो तब रियलाइज होगी, ध्यान से सुनना, ये इनकम तो तब रियलाइज होगी जब शाम 10,000 रुपए बैंक को दे देगा। अभी तो क्या हुआ, एक तरीके से ये मानो ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मिनट को मैं बना देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास चेक है 10,000 रुपए का। ये देखो जी, दिख रहा है आपको? ये मेरे पास एक 10,000 रुपए का चेक है। ये मेरे पास एक 10,000 रुपए का क्या है? चेक है। ठीक है। अब जब राम मेरे पास ये 10,000 का चेक लेके आया, जब राम मेरे पास 10,000 का चेक लेके आया, तो मैंने अपनी जेब से क्या किया? मैंने अपनी जेब से 9,000 रुपए निकाल के राम को दे दिए। मैंने अपनी जेब से 9,000 रुपए निकाल के राम को दे दिया। अब मैं क्या बोलूंगा कि भैया 9,000 रुपए जेब से गए और 10,000 रुपए का चेक आ गया, तो 1,000 रुपए मेरे पास क्या हो गया? एक तरीके से डिस्काउंट इनकम रिसीव हो गई है। क्या ये मेरे को 1,000 रुपए अभी रियलाइज हुए? क्या ये मेरे को 1,000 रुपए का कैश अभी रियलाइज हुआ? आंसर इज नो। 9,000 तो चले गए, लेकिन 10,000 रुपए आज थोड़ी ना रियलाइज होंगे। 10,000 रुपए कब रियलाइज होंगे? 10,000 रुपए तब रियलाइज होंगे जब मैं 4 महीने बाद शाम के पास जाऊंगा। मैं जाऊंगा शाम के पास ये चेक लेकर, और शाम मुझे 10,000 रुपए दे देगा। फिर मैं कहूंगा कि भैया जो 1,000 रुपए मैंने कमाए थे, आज मुझे वो क्या हो गए? रियलाइज हो गए। बात समझ में आती है? अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं ये बोलूंगा कि सर ये डिस्काउंट जो था, ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था, ये मेरी इनकम अभी थोड़ी ना बनी, ये मेरी इनकम अभी थोड़ी ना बनी। तो 31 मार्च को मैं एक एंट्री डालूंगा, 31 मार्च को एंट्री डालूंगा कि सर ये जो डिस्काउंट था, ये जो डिस्काउंट मुझे मिला था, इसमें से कुछ अमाउंट की इनकम मेरी नहीं बनी। कुछ अमाउंट मेरा क्या है? एक तरीके से एडवांस इनकम है। कुछ क्या है? एडवांस इनकम है। कितना? कि सर ये जो 1,000 थे, ये 4 महीने बाद मिलने थे। ये 1,000 जो थे, ये 4 महीने की इनकम है, और इस पीरियड में, और अभी तक 3 महीने की इनकम मुझे मिली नहीं है। 3 महीने की मेरी क्या है? एडवांस इनकम है। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, वेयर इज माय कैलसी? 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। तो मैं बोलूंगा कि इस 1,000 में से 750 की क्या है? मेरी एक तरीके से एडवांस इनकम है। 750 रुपए की क्या है? मेरी एडवांस इनकम है। और मैं क्या बोलूंगा कि 31 मार्च को कि ये डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट था, इसमें से 1 महीने की तो मेरी इनकम थी, तो उसको मैं क्या करूंगा? पीएनएल अकाउंट में डाल दूंगा। 250 को पीएनएल अकाउंट में डाल दूंगा। ये बात आती है इस साल के अंत की बात, इस साल के अंत की बात आती है। अब नेक्स्ट ईयर जब आपका नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, अब आप क्या बोलोगे कि इस साल मुझे ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा। इस साल मुझे डिस्काउंट क्या होगा? रियलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने ये एडवांस इनकम डाली थी, इसको खत्म करूंगा, इस एंट्री को रिवर्स करूंगा। क्या एंट्री डालूंगा कि एडवांस इनकम
डेबिट टू डिस्काउंट कितना 750। और जब 4 महीने बीत जाएंगे, 4 महीने कब बीतेंगे, ये होगी 1 अप्रैल को एंट्री, 4 महीने कब बीतेंगे बताओ, मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून को 30 जून को क्या होगा, 30 जून को बैंक को शाम से पैसे मिल जाएंगे, तो एंट्री क्या डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जो बैंक ने चेक परचेज करे थे, चेक परचेज खत्म हो जाएगा, टू चेक परचेज कितने मिल जाएंगे शाम से, सर 10,000 रुपए मिल जाएंगे, शाम से 10,000 रुपए मिल जाएंगे। और अब बैंक क्या बोलेगा 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर कि मेरी 750 की इनकम होगी, उसको पीएनएल अकाउंट में डाल दो, टू पीएनएल अकाउंट 750। बात समझ में आती है, नॉर्मल सी अकाउंटिंग है, नॉर्मल सी अकाउंटिंग है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने क्रक्स क्या देखा, हमने देखा कि जब भी बैंक बिल परचेज करता है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने बिल जो हैं वो सब्सिक्वेंट पीरियड के हैं। तो जितना पीरियड मेरा सब्सिक्वेंट है, जितना पीरियड मेरा क्या है नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, उतने की मेरी इनकम थोड़ी ना होगी, वो मेरी क्या बन जाती है, एक लायबिलिटी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस इनकम। टेक्निकली नाम देंगे हम उसको क्या, रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। अब देखो हुआ क्या, अब मैं थोड़ा सा नाम यहां चेंज करता हूं, क्या मैं इस चेक परचेज की जगह पर बिल्स परचेज लिख सकता हूं, बिल लिख दो, बिल्कुल बिल परचेज लिख दो। क्या मैं इस एडवांस इनकम की जगह पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट लिख दूं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये मैंने एक रिबेट बना दी। क्या मैं इस एडवांस को, इसको भी रिबेट लिख दूं, ये भी रिबेट हो गई। ये मैंने ओपनिंग, ये मेरी एक तरीके से ओपनिंग रिबेट थी जिसको मैंने कैंसिल किया इस साल, ये क्या हो गया, ये मेरा बिल्स परचेज हो गया जो मुझे रियलाइज हो गया, और ये डिस्काउंट इनकम मेरी किस में चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई। बताइए जी, बात समझ में आती है, बोलिए जी, बात समझ में आती है, यस सर बात समझ में आती है। तो एक बार दोबारा इसको देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगता है और कुछ नहीं है। देखो, जब भी बैंक बिल परचेज करेगा, तो एंट्री डलेगी बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। बैंक को डिस्काउंट उस समय पर मिल गया, कैश की फॉर्म में नहीं मिला लेकिन मिल तो गया। अब हमें चेक करना है कि उस डिस्काउंट में से कितनी इनकम है बैंक की इस साल की। जितनी इनकम नहीं है वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा कि सर मैच्योरिटी कहीं अगले साल तो नहीं हो रही। अगर अगले साल हो रही है तो सर अगले साल की जो इनकम है वो मेरी इस साल की इनकम थोड़ी ना, वो तो एक तरीके से मेरे को आज एडवांस इनकम मिल गई, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और अकॉर्डिंगली मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करके चलूंगा। अब एक बार एंट्रियां देखते हैं इसकी। देखो जी क्या लिख रखा है हमने, जनरली बैंक परचेज बिल्स फ्रॉम कस्टमर एंड रियलाइज सच अमाउंट लेटर ऑन। ठीक है जी, बैंक बिल परचेज करता है, बिल परचेज करने का मतलब होता है सर बीआर परचेज कर लिया, चेक परचेज कर लिया, और बैंक में बाद में बैंक क्या करता है, उसे रियलाइज करता है। दिस इज कॉल्ड बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बैंक की। तो बैंक को उस पर एक इनकम होती है, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंटिंग। ठीक है, और वो डिस्काउंट इनकम कहां जाती है, नोट नंबर 13 में जाती है। ये ध्यान रखना, कहां जाती है, नोट नंबर 13 में जाती है। ठीक है जी, एंट्री क्या बनेगी, जब बैंक बिल परचेज करेगा तो एंट्री विल बी बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट इनकम। जब बिल की मैच्योरिटी होगी तो एंट्री क्या डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल परचेज। ये कब मैच्योरिटी होगी सर, जितने टाइम पीरियड का बिल होगा। अगर आज मुझे चेक मिला, 4 महीने का चेक है, लेकिन मुझे बैंक से आज ही जरूरत थी, तो जब मैं बैंक के पास गया तो बैंक ने ये एंट्री डाली, और 4 महीने बाद बैंक एंट्री डालेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज। लेकिन ईयर एंड पे बैंक चेक करेगा कि कोई अनअर्न्ड डिस्काउंट तो नहीं है, कोई अनअर्न्ड डिस्काउंट तो नहीं है। अनअर्न्ड डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, एडवांस इनकम एक तरीके से, कि वो डिस्काउंट जो कि मिल तो गया लेकिन कमाया नहीं, वो डिस्काउंट जो कि मिल तो गया लेकिन कमाया नहीं। जो भी मैंने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था, लेकिन उसमें से 3 महीने का पीरियड तो नेक्स्ट ईयर का था, तो 3 महीने का डिस्काउंट मैंने अभी अर्न नहीं किया, अनअर्न डिस्काउंट है। तो वो क्या करूंगा, मैं डिस्काउंट इनकम में से हटाऊंगा, एंट्री डालूंगा डिस्काउंट इनकम डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, टू रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। उसके बाद रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर नोट नंबर 5, क्योंकि ये क्या है, ये होती है हमारे पास अदर लायबिलिटी।
अदर लाइबिलिटी, एडवांस इनकम है तो अदर लाइबिलिटी नोट नंबर 5 में दिखाओगे। और जो आपने लास्ट ईयर रिबेट बनाई थी, उसको इस साल क्या करोगे, कैंसिल करोगे, क्योंकि सर इस साल वो रियलाइज हो जाएगी। जो हमने 1 अप्रैल को एंट्री डाली थी, क्या करी थी सर, रिबेट को कैंसिल करने की एंट्री डाली थी। एंट्री विल बी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट इनकम बीइंग रिबेट कैंसिल्ड। और उसके बाद आप चेक करोगे कि कितनी डिस्काउंट इनकम मेरी पीएनएल अकाउंट में जानी चाहिए। ये आपकी डिस्काउंट इनकम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि हाउ मच डिस्काउंट इनकम विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग रिबेट। व्हाई ओपनिंग रिबेट इज एडेड, क्योंकि सर ओपनिंग रिबेट इस साल रियलाइज हो जाएगी, और माइनस क्लोजिंग रिबेट क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की है। अब लेजर अकाउंट पे आ जाओ। डिस्काउंट इनकम का लेजर अकाउंट कैसे बनाओगे सर, डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस करोगे ओपनिंग रिबेट माइनस करोगे क्लोजिंग रिबेट, और बैलेंस किसमें चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, डिस्काउंट इनकम ऑफ द ईयर। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, सर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था रिबेट का, उसमें से कितनी इनकम मेरी इस साल बन जाए, कितनी रिबेट मेरी इस साल बन रही है, और कितनी रिबेट मेरी इस साल कैंसिल हो रही है, और एंड में कितना बैलेंस रह जाएगा। तो ये बेसिकली एंट्री करोगे तो ये लेजर अकाउंट अपने आप ही बन जाएंगे। अब मैं बात करूं कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकलेगा कैसे, तो सर क्या सब बिल में रिबेट बनेगा, आंसर इज नो। उन्हीं बिल पे तो रिबेट बनेगा ना जो कि सब्सिक्वेंट पीरियड में जा रहे हैं। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया बिल्स परचेज एक्सपायरिंग इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। भाई जो बिल इसी साल में एक्सपायर हो जाएंगे तो सर उस पर रिबेट किस बात का, उसी पे तो रिबेट बनाओगे ना जो कि नेक्स्ट पीरियड में फॉल हो रहे हैं, जो नेक्स्ट पीरियड में मैच्योर होंगे जाके। तो बिल्स परचेज एक्सपायरिंग इन द सब्सिक्वेंट पीरियड इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय सब्सिक्वेंट पीरियड। मान लो बिल्स परचेज करे थे आपने 10,000 रुपए के, रेट ऑफ डिस्काउंट है 10% का, और सब्सिक्वेंट पीरियड कितना है, सब्सिक्वेंट पीरियड आपका 3 महीने का, तो 3 महीने के हिसाब से बना दोगे। बात समझ में आती है। चलो अब एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। अब लिखते हैं इसका एक एग्जांपल, लिखो जर्नलाइज डेट ट्रांजेक्शन, डेट इज 1/5/2018, transaction is bills purchased for rupees 50,000, due date 1/8/18, उसके बाद 1/10/18, bills purchased for rupees 90,000, due date 1/3/19, 1/1/19, 1/1/19, bills purchased for rupees 70,000, due date 1/5/19, उसके बाद 1/2/19, bills purchased for rupees 80,000, due date 1/6/19, उसके बाद 1/3/19, bills purchased for rupees 1/3/19 हो गया, for rupees 1 lakh, due date
1819. Discount rate is 12% per annum. Prepare trial balance and show in P&L account and balance sheet for 2018-19. ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है. दिस इज योर क्वेश्चन. नोट कर लो. जर्नल एंट्री करनी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर 2018-19. 18-19 का काम करना है आपको सारा. हाँ जी, चलो अब मैं एक सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. स्टार्टिंग डेट क्या है? 1/5/18. 1/4/18 से शुरू करो और ये है 31 मार्च 19. ओके, 1/5/18 ये होगी आपकी 1/5/18. यहां पर वो क्या कह रहा है कि बिल परचेज किया है. बिल परचेज 1 कितने रुपए का? 50,000 रुपए का. ड्यू डेट कब है इसकी? हाँ जी, ड्यू डेट कब है इसकी? 1/8/18 को. इसकी ड्यू डेट है 1/8/18 को. तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां पर 1/8/18 को BP1 ड्यू डेट, मैं ऐसे रेफरेंस दे देता हूं. BP1 की ड्यू डेट कब है? 1/8/18 को. उसके बाद 1/10/18 को उसने एक और बिल परचेज किया. ये रहा आपका 1/10/18 को BP2 कितने रुपए का परचेज किया? 90,000 का. BP2 की ड्यू डेट क्या कह रहा है? वो ड्यू डेट इज 1/3/19. 1/3/19 BP2 ड्यू डेट. BP2 ड्यू डेट. उसके बाद फिर वो कह रहा है 1/1/19 को, ये होगी आपकी 1/1/19 को BP3 खरीदा. BP3 खरीदा कितने का? 70,000 का. और BP3 की ड्यू डेट क्या कह रहा है? 1/5/19. BP3 की ड्यू डेट क्या कह रहा है? 1/5/19 यानी कि नेक्स्ट ईयर. ये हो गया 1/5/19 BP3 ड्यू डेट. उसके बाद 1/2/19 ये हो गया आपका 1/2/19 को BP4 खरीदा 80,000 का. और BP4 की ड्यू डेट क्या है? 1/6/19. ये हो गया आपका 1/6/19 BP4 ड्यू डेट. फिर कह रहा है 1/3/19 को इसी डेट पे ही उसने प्लस BP5 खरीदा कितने का? 1 लाख रुपए का. और BP5 की ड्यू डेट क्या है? 1/8/19. ये हो गया 1/8/19 BP5 ड्यू डेट. ये हमारा एक स्ट्रक्चर है. ये हमारा क्या है? एक स्ट्रक्चर है. पूरा क्वेश्चन मैंने इस तरीके से आपको बना के दिखा दिया. बस एक एक इवेंट को पकड़ो, एंट्री डालते चले जाओ, काम खत्म आपका. एक एक इवेंट को पकड़ो और एंट्री डालते चले जाओ. सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि किस किस केस में सर रिबेट बनेगा. किस किस केस में रिबेट बनेगा? क्या BP1 में कोई रिबेट बनेगी? सर रिबेट किस में बनेगी? रिबेट बनेगी उन बिल्स पे जो बिल मेरे नेक्स्ट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं. जो बिल मेरे नेक्स्ट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं. तो क्या BP1 में रिबेट बनेगी? क्या BP1 में रिबेट बनेगी? आंसर इज नो, क्योंकि सर BP1 विद इन द ईयर ही मैच्योर हो गया. अरे रिबेट तो क्या है? रिबेट तो वो है ना कि एडवांस इनकम. सर एडवांस तो तभी होता है ना जब वो नेक्स्ट ईयर में फॉल करेगा. क्या BP1 पे जो बैंक ने डिस्काउंट इनकम कमाई होगी वो एडवांस है? नहीं सर, इसी साल में मैच्योर हो जाएगा. BP2 कब मैच्योर हो रहा है? देखो सर BP2 की ड्यू डेट है 1 मार्च को, तो BP2 पे भी रिबेट नहीं बनेगी. BP3 की ड्यू डेट कब है? BP3 की ड्यू डेट है नेक्स्ट ईयर में जाकर, तो इस पे रिबेट बनेगी.
BP4 की ड्यू डेट कब है? नेक्स्ट ईयर में जाकर इस पे भी रिबेट बनेगी। और BP5 की ड्यू डेट कब है? नेक्स्ट ईयर में जाकर इस पे भी रिबेट बनेगी। अभी कितनी बनेगी उस पे आते हैं। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर किन पे बनेगी किन पे नहीं बनेगी। तो इन 3 पे बनेगी। अब एंट्री डालता हूं, बताइए जी एंट्री डालें तो बोलो सबसे पहली एंट्री कौन सी डेट पे डलेगी? पहला इवेंट 1 मई को 1518 को 1518 को क्या एंट्री डलेगी? 1518 को एंट्री डलेगी बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट। बिल्स परचेज कितने का था? 50,000। डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट कितना सर? 50,000 का 12%। कितने के महीने का बिल था ये? कितने महीने का बिल था? ये ड्यू हुआ था 1 अगस्त को, यानी कि मई जून जुलाई 3 महीने का था। तो इंटू 3/12 तो कितना हो गया? 50,000 का 12% 1500। ये हो गया 1500 और यहां कितना आ जाएगा? 48,500 48,500। उसके बाद 1 अगस्त को 1/8 को सर BP1 क्या था? मैच्योर हो गया था। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक को कैश मिल जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल जाएगा? पूरा 50,000 मिल जाएगा टू बिल्स परचेज्ड। इसको ना इंडिकेशन दे दो, ये पहला बिल हो गया तो यहां पर इंडिकेशन दे रहा हूं मैं फर्स्ट। ठीक है, ये एक तरीके से क्या हुआ कि सर 1 मई को बैंक ने चेक खरीदा किसी से, कोई पर्सन आया होगा चेक खरीदा, उसे 50,000 का चेक था, 48,500 उसको दे दिया, वो पर्सन चला गया। अब बैंक ये चेक लेकर 1 अगस्त को जिसके नाम पर ये चेक था, जिसके बैंक अकाउंट का चेक था, उसके पास गया और उस पर्सन ने बैंक को 50,000 रुपए दे दिए। काम खत्म, काम खत्म। उसके बाद ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी। अब आ जाओ 110 को BP2 खरीदा 90,000 रुपए का। 110 को BP2 खरीदा तो बताओ बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट कितना? 90,000 का 12% कितने महीने का? बताइए जी कितने महीने का? सर वो कैसे निकलेंगे? चेक करो BP2 कब ड्यू हो रहा है। BP2 की ड्यू डेट है 1 मार्च, तो यानी कि अक्टूबर में था ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का हो गया इंटू 5/12 तो 90,000 का 12% 4,500 कितना हो गया? 90,000 85,500 85,500। अब उसके बाद 1 अगस्त भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद 1119 को BP3 खरीदा 70,000 रुपए का। 1119 को BP3 ये था सेकंड नंबर। बिल्स परचेज्ड अकाउंट 3 टू कैश एंड टू डिस्काउंट 70,000 का खरीदा तो डिस्काउंट कितना होगा? 70,000 का 12% कितने महीने का? चेक करो। BP3 की ड्यू डेट क्या है? BP3 की ड्यू डेट है 1 मई 2019, तो कैलकुलेट कर लो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने इंटू 4/12 तो 70,000 का 12% इंटू 4/12 करो 2,800 67,200 1119 हो गया। उसके बाद 1219 था, आई थिंक डेट यही थी ना। 1219 को BP4 खरीदा 80,000 का। बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट 4th नंबर
टू कैश एंड टू डिस्काउंट। कितने का? 80,000। 80,000 का तो निकालो 80,000 का 12%, कितने महीने का? BP4 कब मैच्योर हो रहा है? BP4 मैच्योर हो रहा है आपका 1 जून को, तो फेब से निकाल लो 1 जून तक, तो क्या फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। $3,200। 76,800। ठीक है जी, 1-2 को भी होगी एंट्री वाली। फिर 1 मार्च की थी एंट्री, 1 मार्च 19, 1 मार्च 19, 1 मार्च 19 देखो, 1 मार्च 19 को BP2 की ड्यू डेट है और BP5 BP2 की ड्यू डेट है और BP5 अपना लिया है। BP2 की ड्यू डेट तो 90,000 एक तो ये मिल जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज्ड 2, कितना था? 90,000, ये रिसीव हो गए। और 1 मार्च को क्या कह रहा था? वो कह रहा था एक और बिल खरीदा है, बिल्स परचेज्ड, कौन सा नंबर? 5th नंबर। कितने का खरीदा? 1 लाख का, टू कैश, कैश कितना दिया और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकाल लो 1 लाख का 12%, कितने महीने का? ये मैच्योर हो रहा है अगस्त में जाके, यानी कि हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने इंटू 5/12, 5,000 होगा शायद। 1 लाख का 12% इंटू 5/12, 5,000, 95,000। ठीक है जी, बताइए जी, समझ में आता है? अब आ जाओ 31 मार्च को। 31 मार्च को अब मुझे क्या करना है? एक तो मुझे रिबेट बनानी है, और मुझे डिस्काउंट इनकम पीएनएल अकाउंट में डालनी है। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि सर डिस्काउंट इनकम पीएनएल अकाउंट में कितनी कितनी जाएगी, तो बता सकते हो? क्या BP1 की जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था वो पूरी की पूरी इनकम है? क्या BP1 पे जो डिस्काउंट रिसीव होता है पूरी पूरी इनकम है? आंसर इज यस, क्योंकि सर BP1 तो विद इन ईयर ही एक्सपायर हो गया, तो ये पूरी पूरी इनकम है। क्या BP2 की भी इनकम पूरी है? बिल्कुल सर, BP2 भी हमारा क्या हो गया? एक्सपायर हो गया इस साल। क्या BP3? नहीं सर, BP3 नेक्स्ट ईयर जाएगा, BP4 भी नेक्स्ट ईयर जाएगा और BP5 भी नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि BP1 का जो डिस्काउंट था डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, BP1 और BP2 का देख लो बस। BP1 का कितना था? 1,500 और 4,500, 6,000, एक तो ये होगी। ठीक है जी, ये हमारी डिस्काउंट इनकम कौन सी होगी? जो पीएनएल अकाउंट में जाएगी। अब बात आती है कि सर रिबेट निकालो, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। बताओ कौन कौन से थे? सर BP3 था, BP3 का अमाउंट कितना था? 70,000, 12% और सब्सिक्वेंट पीरियड, कितने पीरियड बताइए? BP3 का कितना पीरियड नेक्स्ट ईयर में है? BP3 का चेक करके बताओ, BP3 का कितना पीरियड नेक्स्ट ईयर में है? सर BP3 का नेक्स्ट ईयर में पीरियड बनता है हमारे पास 1 महीना। कितना हो गया? 1 महीना। BP4 का कितना पीरियड नेक्स्ट ईयर में है? BP4 का पीरियड बताओ। मार्च, अप्रैल से अप्रैल हो गया, मई हो गया, ये 2 महीने हो गए। और BP5 का नेक्स्ट ईयर में कितना पीरियड बनता है? BP5 का नेक्स्ट ईयर में बताओ सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। ठीक है जी,
तो रिबेट कैसे निकलेगा? रिबेट निकलेगी 70,000 का 12% इंटू 1/12। BP4 कितना था? 80,000 का 12% इंटू 2 महीने था, 2/12। और BP5 1 लाख का 12% इंटू ये आपका 4/12। बताओ जरा, 70,000 का 12% इंटू 1/12, 700। 1600। 12% इंटू 4/4000। 6300। टोटल इज 6300। ठीक है जी। तो ये क्या आ गई आपकी? ये आ गई आपकी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो एक एंट्री डालोगे आप क्या 31 मार्च 19 को कि सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितना? 63 था ना, 6300। और सर डिस्काउंट इनकम निकालने का एक और तरीका है। डिस्काउंट इनकम निकालने का एक और तरीका क्या था? टोटल डिस्काउंट रिसीव माइनस रिबेट। टोटल डिस्काउंट रिसीव माइनस रिबेट। ऊपर से चेक कर लो सर डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, टोटल करो जरा डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ। डिस्काउंट हुआ एक 1501, 4500 एक कितना हो गया 6000, 6000 प्लस 2800, 6000 प्लस 2800 हो गया आपका 8800, 8800 प्लस 3200, 8800 प्लस 3200 12000 प्लस 5000, 12 प्लस 5 इज 17000। तो 17000 में से अगर आप 6300 को हटा दो, मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन एरर ले लिया क्या मैंने? अच्छा मैंने इसमें ये गलत ले लिया अमाउंट मैंने। तो अगर मैं बोलूं 17,000 में से 17 ही था ना ये, $6,300, तो ये हो जाएगा 10,700। ये आपकी डिस्काउंट इनकम होगी। सर ये कैसा आया एक बार दोबारा बताओ। देखो सर दोबारा देखो इधर, अगर मैं बात करूं इस डिस्काउंट की तो सर ये पूरी इनकम है, इस डिस्काउंट की ये भी पूरी इनकम है। क्या ये पूरी इनकम है? क्या 2800 पूरी इनकम है? सर नहीं, 2800 में से आप माइनस करो जो आपने रिबेट बनाई है। कितनी रिबेट बनाई है? 2800 में से 700 की रिबेट बना दी, तो 700 2100, इसमें से 2100 ले लो, इसमें से 2100 ले लो। तो यहां से मैं कितने ले लूंगा? 2100 ले लूंगा। ऐड करते चला जाना। कैसे? 1500 एक लिया था मैंने, 4500 एक लिया था, 2100 एक ले लिया। ओके, क्या ये 3200 पूरी इनकम है? क्या ये 3200 पूरी इनकम है? नहीं सर, इसमें से रिबेट बना दी थी। कितनी रिबेट बना दी थी? 1600। तो 3200 में से 1600 गए, 1600 ले लो, 1600 ले लो। तो 1600 एक ले लिए मैंने। उसके बाद क्या ये 5000 पूरी इनकम है? नहीं सर, 5000 में से मैंने कितनी रिबेट बना दी थी? 4000 की रिबेट बना दी थी। तो 1000 यहां से ले लो, 1000 यहां से ले लो, तो 1000 ये ले लिए। टोटल इज 10,700। ये आपकी इनकम बनेगी। बताइए जी, पॉइंट समझ में आता है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो बिल जो नेक्स्ट पीरियड में जा रहे हैं उनके ऊपर आप रिबेट बनाओगे। अब इसमें आपसे रिक्वायरमेंट क्या कहती है? ट्रायल बैलेंस बनाओ और बैलेंस शीट पीएनएल भी बना के दिखाओ। सर ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रायल बैलेंस में बताओ क्या क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस में एक तो सर बिल परचेज आ रहा होगा। बिल परचेज क्या है बताइए सर? बिल परचेज एसेट है, ये आपके एक तरीके से एडवांसेस हो गए। तो इसको टोटल करोगे तो आएगा 2,50,000। कर लेना एक बार सारे टोटल, तो 250 आएगा। उसके बाद डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम कितनी थी? 10,700, जो कि पीएनएल अकाउंट में जाएगी। और हमने इसमें से कुछ रिबेट बना दी थी, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड।
6300। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे, तो ये 17,000 आएगा डिस्काउंट रिसीव। ये 17,000 क्या आ रहा है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? तो ये तो आ गया आपका ट्रायल बैलेंस। अब अगर मैं पीएनएल अकाउंट की बात करूं, देखो जब भी आपके पास बैंकिंग कंपनी के क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट बनाने को आएंगे तो आपको नोट नंबर जरूर लिखना है। तो पीएनएल अकाउंट में बताओ क्या जाएगा सब? पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न्ड में, इंटरेस्ट अर्न्ड जो कि नोट नंबर क्या होता है 13 होता है, उसमें 10,700 जाएगा जो हमारी इनकम है। और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा सब? बैलेंस शीट में एक तो हमारे पास अदर लायबिलिटी, नोट नंबर 5 में रिबेट जाएगी। कितने की रिबेट जाएगी? 6300 की। और बिल्स परचेज्ड, बिल परचेज्ड ये जाएगा नोट नंबर 9। बेसिकली से एडवांसेस में शो करो, एडवांसेस जो होता है ना, एडवांसेस में शो करो बिल परचेज 2,50,000। ठीक है जी, बोलिए बात समझ में आती है? अब मैं इसमें और एक पार्ट जोड़ता हूं, फाइनेंशियल ईयर 1920 में क्या क्या एंट्रीज डलेंगी बताइए जी। 1920 में क्या क्या एंट्रीज डलेंगी? सबसे पहली एंट्री तो जो आपने रिबेट बनाई थी उसको कैंसिल करो, दैट इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट। जब ये रिबेट जो आपने रिबेट जो आपकी एडवांस इनकम थी वो इस साल अगर रियलाइज ही हो जाएगी तो उसको कैंसिल करो 6300 की, क्योंकि इस साल आप पीएनएल अकाउंट में डालोगे ना। अब आप मैच्योर करना शुरू करो। ये एंट्री कौन सी डेट पे डलेगी? अगर मैं बात करूं इस एंट्री की डेट की, तो साहब ये एंट्री डलेगी 1 अप्रैल 19 को। अब उसके बाद ऊपर देख लेते हैं ड्यू डेट्स में। 1/5/19 को BP3, 1/6 को, फिर 1/8 को मैच्योरिटी की एंट्री डालते हैं। 1/5/19 को BP3 मैच्योर हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज्ड 3 कितने का था? क्वेश्चन देख लेते हैं। BP3 था आपका 70,000 रुपए का। उसके बाद 1/6/19 को, 1/6/19 को कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज्ड 4, ये हो गया 80,000 का। फिर 1/8/19 को, 1/8/19 को कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स परचेज्ड 5, 1 लाख। ठीक है जी। और 31 मार्च 20 को जो हमारा डिस्काउंट था वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये एक तरीके से आपकी ओपनिंग रिबेट ही है, ये एक तरीके से आपकी ओपनिंग रिबेट ही है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था सर? डिस्काउंट इनकम का फॉर्मूला क्या था? डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब 19-20 में हमारे पास कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं है क्योंकि कोई बिल परचेज नहीं हुआ तो जीरो हो गया वो। ओपनिंग ले लिया मैंने 6300 का और क्योंकि कोई बिल परचेज नहीं है तो कोई क्लोजिंग भी नहीं है तो जीरो हो गया। तो जितनी हमारा ओपनिंग रिबेट थी वही हमारी सारी की सारी इनकम बन गई। क्या बोला मैंने? इधर देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर डिस्काउंट इनकम का फॉर्मूला कैसे निकलेगी? डिस्काउंट इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट, ये फॉर्मूला था। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तो डिस्काउंट रिसीव कितना था? 17,000। क्या कोई ओपनिंग रिबेट थी? कोई नहीं थी। क्या कोई क्लोजिंग रिबेट थी? 6300 की क्लोजिंग रिबेट थी। तो 18-19 की डिस्काउंट इनकम कितनी होगी पीएनएल अकाउंट में जाने वाली? 10,700। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्या कोई डिस्काउंट रिसीव है सर? कुछ नहीं है। ओपनिंग रिबेट यस सर 6300 की है, क्लोजिंग रिबेट निल,
तो सारी 6300 की क्या होगी हमारी पीएनएल अकाउंट में जाने वाली डिस्काउंट इनकम हो गई। क्लियर है? बोलिए। यस सर, ये हमारा हो गया पूरी कहानी क्लियर। बोलो। चलो अब हम इसके बुक के क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल कंसेप्ट था, थोड़ा सा एक बार समझने वाला कंसेप्ट था। अब आपको क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से चलते हैं एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन एक एक करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का था, 1 हो गया था हमारा, 2 भी हो गया हमारा, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5th भी हो गया था, करा दिया था मैंने आपको, 6th भी हो गया, 7th भी हो गया, 8th भी हो गया था लास्ट क्लास में, 9th भी हो गया था, 10th भी हो गया था, 10th हो गया था। A loan outstanding of 50 lakh has DICGC cover. Loan guaranteed by DICGC assign a risk weight of 50%. Calculate the risk weighted asset. सर ये तो पता ही आपको, 50 लाख इंटू 50%, तो रिस्क वेटेड एसेट विल बी 25 लाख। ठीक है, ये तो वर्बली क्वेश्चन था 2 नंबर का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, एक बार एग्जाम में आ गया था। बच्चों को यही नहीं पता लग रहा था कि करना क्या है, रिस्क वेटेड एसेट निकालना है, एसेट की वैल्यू दे रही है 50 लाख रुपए। अब ये मत बोलना सर लोन है तो लायबिलिटी है, नहीं सर, लोन दिया है, लोन दिया है तो क्या है, एडवांस है, एसेट है। तो लोन है 50 लाख रुपए का, उसमें रिस्क वेट कितना साइन किया हुआ है 50% का, तो रिस्क वेटेड एसेट निकाल दो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, following is an extract from the trial balance of overseas bank as at 31 मार्च 2017। ये ट्रायल दे रखा आपको। बिल्स डिस्काउंटेड 12,64,000, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नॉट ड्यू ऑन 31 मार्च 2016। क्या मैं इसे ओपनिंग रिबेट बोल सकता हूं? ओपनिंग रिबेट, वो क्या कह रहा है कि रिबेट का बैलेंस दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 16, हम कर रहे हैं 31 मार्च 17 का काम, तो ये मेरी ओपनिंग रिबेट होगी। जो लास्ट ईयर रिबेट थी इस साल इसकी इनकम हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव हमें कितना हुआ है पूरे साल में, इतना रिसीव हुआ है। एंड एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड शो एज फॉलोज, ये आपके कुछ बिल डिस्काउंटेड के एनालिसिस हैं। कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 17 एंड शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री। पहले तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकाल लो, बताओ। सर बेहद आसान क्वेश्चन है, मैंने सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, कैलकुलेशन थी, वो अभी आपको एग्जांपल में करा दिया। अब आपको बुक के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड फॉर 31 मार्च 17। सीरियल नंबर, रिबेट। पहला बताओ जी, 1,40,000 का बिल है, 1,40,000 का बिल है, डिस्काउंट रेट इज 14% एंड ड्यू डेट इज 5th जून। 14% एंड ड्यू डेट इज 5th जून। बताइए जी, नेक्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं? आप डेज का है तो डेज के हिसाब से काम करेंगे, कितने नंबर ऑफ दिन आ रहे हैं नेक्स्ट पीरियड में? सर अप्रैल के बाद 5th जून तक लगा लो, तो अप्रैल के 30 दिन हो गए, अप्रैल के 30 दिन हो गए, और मई के बताइए जी, मई के कितने दिन हुए? 31 डेज हो गए, और जून के 5 डेज हो गए, यानी कि 66 डेज किस में आ रहे हैं सर? नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं। तो 66 बाय 365 डेज में है, तो सर डेज में कर लेंगे,
तो 140 का 14% इंटू 66 बाय 365, ये हो गया 3544, 3544। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा था वो, 436, 14% एंड 12th जून। 436, 14%, 12th जून। बताइए जी, अप्रैल के 30, मई के 31 और 12, 73 डेज। वन टू टू जीरो एट, 12208। उसके बाद 282, 14%, 25 जून। 282, 14% और 25 जून। बताइए जी, अप्रैल, मई, जून। 86, 9302 and fourth is your 4,06,000, 6 July, 16%। 6th July, April, May, June, July, 97। वन सेवन टू सिक्स थ्री, 17263। तो ये टोटल रिबेट कितनी बनेगी, इसको ऐड कर दो। 3544 प्लस 12208 प्लस 9302 प्लस 17263, 42317, 42317, ये रिबेट बनेगी आपकी। एंट्रीज मांग रहा था वो, एंट्री बताइए। बताइए जी, पहली एंट्री क्या बनाओगे आप, एक तो रिबेट बनाने की एंट्री बनाओ, दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। कितनी, 42317। इतने की हमारी ये एक तरीके से क्लोजिंग रिबेट आ गई। अच्छा, इससे पहले ना आपको ओपनिंग रिबेट पहले कैंसिल करना, हमेशा ओपनिंग रिबेट कैंसिल करने की एंट्री पहले डालना है। तो इसको मैं नेक्स्ट एंट्री पे डाल रहा हूं, इसको मैं एंट्री नंबर 2 लिख देता हूं। ये होगी एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 1 क्या रहेगी, रिबेट कैंसिल करने की, दैट इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट। कितना था ओपनिंग, ओपनिंग चेक करो ऊपर, ओपनिंग रिबेट थी 22160, 22160, 22160। और डिस्काउंट इनकम पीएनएल अकाउंट में कितनी जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बताइए कितनी जाएगी। सर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव कितना था, 105,708, ये रिसीव था, माइनस ओपनिंग रिबेट, सॉरी प्लस ओपनिंग रिबेट 22160, माइनस क्लोजिंग 42317। सर ऐसा क्यों करते हैं, देखो डिस्काउंट जो मुझे मिला प्लस ओपनिंग रिबेट, ओपनिंग रिबेट का मतलब है क्या सर, ओपनिंग रिबेट मतलब लास्ट ईयर मैंने रिबेट बनाई थी, क्योंकि लास्ट ईयर एडवांस इनकम थी, तो इस साल तो मुझे मिलेगी ना, इस साल तो मेरी इनकम बनेगी, तो इस साल मैंने इसे ऐड कर दिया। क्लोजिंग रिबेट मतलब जो इस साल मुझे एडवांस में मिल गया, परटेन करती है नेक्स्ट ईयर को, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये हो गया 105,708 प्लस 22160 माइनस 42317, 85,551।
85,551। ठीक है जी। बोलिए। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 का हो। क्वेश्चन नंबर 12, on 31st March 2017, uncertain bank had a balance of 9 crore in rebate on bill discounted account. ओके, तो क्या ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 18, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, इसे ये मेरी ओपनिंग रिबेट होगी एक तरीके से, दिस इज माय ओपनिंग रिबेट। वो कह रहे हैं 31 मार्च 18 को अनसर्टेन बैंक डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एंड एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग 73 days. Of these, bills of exchange of 600 were due for realization from acceptor or customer after 31st March 18. The average period outstanding after 31st March 18 is 36.5 days. बात समझ में आती है सर? 4,000 करोड़ को हमने डिस्काउंट कराया, 4,000 करोड़ लोगों ने डिस्काउंट कराया, 18% का उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 73 डेज के लिए कराया, तो इससे तो मेरी क्या निकल जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। और वो कह रहा है इसमें से 600 करोड़ में से, इसमें से जो 600 करोड़ के बिल थे जिनका पीरियड 36.5 डेज था वो नेक्स्ट ईयर के हैं, तो इससे मेरी क्लोजिंग रिबेट निकल जाएगी। अनसर्टेन बैंक आस्क यू टू पास द जर्नल एंट्री एंड शो द लेजर अकाउंट पर्टेनिंग टू डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बताइए, करें एंट्री? चलो सर, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट, पहले तो ओपनिंग रिबेट को कैंसिल कर दो, तो एंट्री बनेगी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट कितना, 9 करोड़, 9 करोड़, तो 9 ऊपर लिख देना, ऊपर जरूर लिख देना आप, रुपीज इन करोड़ में काम कर रहे हैं, रुपीज इन करोड़। सेकंड बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश और टू डिस्काउंट। वो कह रहे हैं 4,000 करोड़ के बिल बैंक ने खरीदे और इस 4,000 करोड़ पे 18% 73 डेज का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, बैंक को रिसीव हुआ, तो निकाल लो, यही दे रखा था ना, लाइन पढ़ो पूरी। वो कह रहा है अनसर्टेन बैंक डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग 73 डेज। तो 4,000 का 18% इंटू 73 बाय 365, 144, तो 144 का डिस्काउंट हो गया, 3856। थर्ड, वो कह रहा था कि इसमें से कुछ की आपको रिबेट बनानी है, कुछ एक्सपायर होंगे नेक्स्ट ईयर में। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, कैसे? वो कह रहा है इस 4,000 में से 600 करोड़ का 36.5 डेज का जो पीरियड था वो नेक्स्ट ईयर में बिलोंग कर रहा था, यही कह रहा था। देखो लाइन पढ़ो, वो कह रहा था ऑफ दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 600 करोड़ वर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम एक्सेप्टर और कस्टमर आफ्टर 31st March 18, द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31st March 18 बीइंग 36.5 डेज। ठीक है, तो 600 का 18% इंटू 10.8 अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी डिस्काउंट इनकम मेरी पीएनएल अकाउंट में जाएगी, निकाल सकते हो सर? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, कैसे निकालोगे सर? डिस्काउंट रिसीव्ड
चेक कर लो ऊपर कितना डिस्काउंट रिसीव था, 144 प्लस ओपनिंग रिबेट थी 9 माइनस क्लोजिंग 10.8, $142.2। ठीक है जी, डिस्काउंट अकाउंट बना लो। बनाइए, डिस्काउंट अकाउंट में क्या क्या आएगा बताओ। सबसे पहले रिबेट कैंसिल करोगे, बाय ओपनिंग रिबेट 9, फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ बाय बिल परचेज्ड 144 टू क्लोजिंग रिबेट बनाई 10.80 की टू P&L अकाउंट, कितना था 142.20, ये डिस्काउंट हो गया। रिबेट अकाउंट बना लो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बाय बैलेंस BD, कितना 9 करोड़ था। इस 9 करोड़ में से हमने पूरी 9 करोड़ को कैंसिल कर दिया था टू डिस्काउंट 9 करोड़। क्लोजिंग रिबेट कितनी बनाई है, हाँ जी क्लोजिंग रिबेट कितनी बनाई थी हमने 10.8 बाय डिस्काउंट 10.8 और ये मेरा बैलेंस CD हो जाएगा 10.8। ठीक है जी सर, ऐसा जरूरी है, एक पॉइंट बताओ, क्या ऐसा जरूरी है कि जितना ओपनिंग बैलेंस हो उतनी ही कैंसिल होगी? जरूरी नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस है उसमें से उतना ही तो कैंसिल होगा जो इस पीरियड में आ रहा है। हो सकता है कि वो उसमें से कुछ हिस्सा अगले और पीरियड में आ रहा हो, तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो कैंसिल नहीं होगा। वैसे चांसेस इसके कम ही होते हैं क्योंकि जो बिल्स परचेज वगैरह ये डिस्काउंटिंग वगैरह होती है कुछ महीनों का ही खेल होता है। ठीक है जी, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। The following information is available in the books of X Bank Limited on 31st March 2018. Bill discounted, rebate on bill discounted on 1/4/17. This is my opening rebate. डिस्काउंट रिसीव दे रखा है आपको। डिटेल्स ऑफ बिल्स, ये बिल्स की डिटेल दे रखी है। इसमें से ये कुछ पीरियड है आपका जो नेक्स्ट ईयर में फॉल करता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ डिस्काउंट बोलो या इंटरेस्ट बोलो। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकालना है आपको ऑन 31 मार्च 18 और गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो डू इट इन होमवर्क। ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31st December 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग एंड शो द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये आपको कुछ बिल्स की डिटेल दे रखी है और आपको क्या निकालना है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकालना है। चेक करते हैं। पहली डेट ऑफ बिल क्या है 15 अक्टूबर। पीरियड क्या है 5 मंथ्स। पीरियड क्या है 5 मंथ्स। मुझे बताओ यहां से आप ड्यू डेट निकाल सकते हो, यहां से आप ड्यू डेट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ड्यू डेट कब पड़ेगी, ड्यू डेट कब पड़ेगी सर, 5 महीने ऐड करोगे और 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करोगे। ये ध्यान रखना, 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करोगे। ये बिल की डेट दे रखी है, तो बिल की ड्यू डेट कब आती है सर, 3 दिन ग्रेस के भी ऐड करके चलने पड़ते हैं। तो आओ एक बार निकाल लेते हैं। सर 3 डेज ऑफ ग्रेस क्यों ऐड कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट निकालते समय 3 डेज ग्रेस के देते हैं ना, तो वही वाली चीज है। सर बैंकों के लिए भी होगा, बिल्कुल सर। बैंक भी जब मांगने जाएगा पैसा, बैंक भी जब मांगने जाएगा पैसा तो बैंक भी तो 3 दिन ग्रेस के अलाउ करेगा। तो ये वही वाली बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 14।
calculation of rebate on bills discounted. Date of bill, amount, period, due date, rate of interest, days फ्रॉम 31 मार्च, जो भी डेट तरीके भी देखते हैं, और यहां पर निकलेगी आपका रिबेट अमाउंट, रिबेट, ठीक है, 31 मार्च 18, सॉरी 31 मार्च 18। कितने बिल है? 4 बिल है, 1 2 3 4। डेट ऑफ बिल 15/10/17, 10/11/17, 25/11, 20/11, 15/10/17, 10/11/17, 25/11/17, 20/12/17, 20/12/17। अमाउंट 25, 15, 20, 30, 25, 15, 20, 30। पीरियड 5-4-4-3, 5 months, 4 months, 4 months एंड 3 months। बनाइए जी, ड्यू डेट बनाइए। 15/10 में अगर आप 5 महीने ऐड करेंगे तो कौन सी डेट आएगी? बताइए जी। 11, 12, 1, 2, 3 और 3 दिन ग्रेस के, तो हो जाएगा 18 मार्च 17, 18 मार्च 17। 10-11 में 4 महीने जोड़ो, 10-11 में 4 महीने जोड़ो, 12, 1, 2, 3, तो हो जाएगा 13 मार्च 17। 25-11 में 4 महीने जोड़ो, ये हो जाएगा 11, 12, 1, 2, 3, 25 और 3 28, 28 मार्च 17। और 20 दिसंबर में 3 महीने जोड़ो, 20 दिसंबर में 3 महीने जोड़ो, 1, 2, 3, 23 मार्च 17। अच्छा ये चेक कर लेना, 31 दिसंबर है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 31 मार्च का नहीं है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो हो जाएगा 31 दिसंबर 17। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8,7,7,9, 8,7,7,9। बताइए जी। डेज फ्रॉम 31 दिसंबर, हाँ जी, 31 दिसंबर से 18 मार्च तक कितने दिन बनते हैं? बताइए जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बनते हैं 77। 31 दिसंबर से 13 मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, 72। 31 दिसंबर से 28 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 87। 31 से 23 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 82। बस अब रिबेट निकालो, कैसे निकलेगी सर? 25,000 इंटू 8% इंटू 77/365। $25,000 इंटू 8% इंटू 77/365, ये आता है 422। ये कैसे निकलेगा? 15,000 इंटू 7% इंटू 72/365, 207।
20,000 इंटू 7% इंटू 20,000 इंटू 7% इंटू 87/365 334 और ये हो जाएगा 30,000 इंटू 9% इंटू 82/365 606। तो टोटल रिबेट कितनी आती है? प्लस 1569। बताइए जी, कैलकुलेशन समझ में आई? सब बिल्कुल नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा चक्करबाजी वाली कैलकुलेशन है ही नहीं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। एंट्री डालो, एंट्री बताओ, रिबेट की एंट्री क्या बनेगी? रिबेट की एंट्री बनाओ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। कितना? 1569। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना अभी। क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। ABC Bank Limited has a balance of 40 crore in rebate on bill discounted account as on 31st March 2014. The bank provide you the following information। वो कह रहा है पहले से ही 40 करोड़ का रिबेट्स का बैलेंस है, तो क्या मैं इसको ओपनिंग रिबेट कह दूं? यस सर, दिस इज योर ओपनिंग रिबेट। आगे वो क्या कहता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 15, ABC Bank Limited discounted bill of exchange of 5,000 crore, charging interest at the rate of 14% and the average period of discount being 146 days। ठीक है, वो कह रहा है बैंक ने 5,000 करोड़ के बिल डिस्काउंट करे हैं, 14% का उस पर डिस्काउंटिंग का रेट है या इंटरेस्ट रेट है, और पीरियड कितना है? 146 डेज का है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 500 करोड़ वर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम एक्सेप्टर और कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 2015। ठीक है, वो कह रहे 500 करोड़ के बिल कब ड्यू होंगे? 31 मार्च 2015 के बाद, यानी कि सब्सिक्वेंट पीरियड में। द एवरेज पीरियड ऑफ आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31 मार्च 15 बीइंग 73 डेज। वो कह रहे हैं 31 मार्च के बाद जो आउटस्टैंडिंग पीरियड बचता है वो कितना बचता है? 73 डेज का। These bills of exchange of rupees 500 crore were discounted charging interest rate of 14% per annum। ठीक है, ऊपर भी दे रखा 14%, कोई दिक्कत नहीं है। You are required to pass the necessary journal entry in the books of ABC Bank Limited from the above transaction। करो जी। सबसे पहले ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए जी। पहली एंट्री, ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करो, क्या बनेगी एंट्री? ऊपर मेंशन कर देना फैक्ट कि ये क्वेश्चन किस में है जी? रुपीज इन करोड़ में। रुपीज इन करोड़।
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कितना 40 करोड़। सेकेंड एंट्री। अब बताओ वो कह रहा है 5,000 करोड़ के बिल डिस्काउंट करे। एंट्री विल बी बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश एंड टू डिस्काउंट। कितना 5,000 का 14%, कितने दिन का कह रहा था वो 146 डेज इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365 280 4720। ठीक है जी। एंट्री नंबर थर्ड, रिबेट बनाओ। रिबेट बनाने की एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। कितना कह रहा था वो, कह रहा था 500 करोड़ 500 करोड़ का 14% 73 डेज के लिए। 500 करोड़ का 14% इंटू 73 बाय 365 14। कितना आ गया 14 करोड़। एंट्री नंबर फोर्थ, डिस्काउंट इनकम कितनी होगी जो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है डिस्काउंट 280 का, प्लस ओपनिंग रिबेट कितनी थी 40 की, माइनस क्लोजिंग 14 प्लस 40 माइनस 14 306 तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर है जी। बताइए जी 5 नंबर तक के सवाल हैं ये तो ही है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, on 31st March 2016 Strong Bank Limited has a balance of 27 crore in rebate on bill discounted account. The bank provide you the following information. During the financial year ended 31st March 2017, Strong Bank Limited discounted a bills of exchange of 4,000 crore, charging interest 15% per annum and average period of discount being 146 days. इससे आपका क्या निकल जाएगी, बिल परचेज वाली एंट्री बनेगी और डिस्काउंट रिसीव निकलेगा। फिर वो कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 600 करोड़ were due for realization from acceptor or customer after 31st March. The average period outstanding after 31st March being 73 days. इससे क्या निकलेगा आपका, रिबेट कैलकुलेट होगी। You are required to pass the necessary journal entries in the books of Strong Bank Limited for the above transaction. चलो जी, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी चलेगा आपका रुपीज इन करोड़ में।
रुपीज इन करोड़। बताइए जी, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, ओपनिंग रिबेट को कैंसिल करने की, कितनी है 27 करोड़, दैट इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट 27 करोड़। एंट्री नंबर 2, फिर 4000 करोड़ के बिल खरीदे, दैट इज बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश एंड टू डिस्काउंट, 4000 इंटू 15% into 146 days by 365, 4000 का 15% into 146 by 365, ये आता है 240, 3760। एंट्री नंबर 3, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, कितना 673 डेज के लिए, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, हाँ 15%, तो निकलेगा ये 600 का 15% इंटू 73 डेज के लिए। बताइए कितनी रिबेट बनेगी, 600 का 15% इंटू 73 डेज के लिए 18। एंट्री नंबर 4, डिस्काउंट इनकम पीएनएल अकाउंट में कितनी जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 240 प्लस ओपनिंग रिबेट, ओपनिंग कितनी थी 27 माइनस 18, 27 माइनस 18, 249, 249। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, the following is an extract from the trial balance of Jeevan Bank Limited as of 31st March 2019. Rebate on bill discounted on 1/4/18 is this. This is your opening rebate. उसके बाद वो कह रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड इतना हुआ है, ओके। ये आपको बिल का एनालिसिस दे रखा है, ये आपको बिल का एनालिसिस दे रखा है ड्यू डेट निकालकर। You are required to find out the amount of discount to be credited to P&L account for the year ended 31st March 19 and pass the journal entry. The rate of discount been taken at 10% per annum. ठीक है जी, सबसे पहले तो रिबेट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, calculation of rebate on bills discounted, serial number, amount, due date, number of days from कब से 31st मार्च 19, और वेट
कितने बिल हैं? 2 3 4 5 बिल हैं। तो 1 2 3 4 5 अमाउंट इज 560 1744 560 1744 1128 1624 1128 1624 12 lakh। ड्यू डेट 1 जून 2019 1 जून 19 8 जून 19 21 जून 19 1 जुलाई 19 5 जुलाई 19। हाँ जी, नंबर ऑफ डेज निकालो 31 मार्च 19 से। अप्रैल मई जून 62 डेज। अप्रैल मई जून 69 डेज। अप्रैल मई जून 82 डेज। अप्रैल मई जून जुलाई 92 डेज 5 जुलाई तक। अप्रैल मई जून जुलाई 96 डेज। ठीक है जी, रिबेट निकालो। रिबेट इज 560 का 10% था ना, इंटू 62/365। 9512 उसके बाद 1744 का 10% इंटू 69/365। 32969 969। फिर 11,28,000 का 10% इंटू 82/365। 25341 25341 25341। उसके बाद 16,24,000 का 10%, 1624 का 10% इंटू 92/365 इंटू 92/365 40934 40934। 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10% इंटू 96/365। 12 लाख का 10% इंटू 96/365। ये आता है 31562। 31562। बताइए जी, टोटल रिबेट कितनी आती है? टोटल रिबेट इज 9512 प्लस 32969 प्लस 25341 प्लस 40934 प्लस 31562।
140318 140318 ओके, ये रिबेट आ गया आपकी। फिर वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि कैलकुलेट द डिस्काउंट इनकम। रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन की, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। कैसे निकलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट। डिस्काउंट रिसीव कितना है, डिस्काउंट रिसीव है 340,312 ओपनिंग रिबेट इज 136,518 और क्लोजिंग रिबेट कितनी है 140,318। तो डिस्काउंट इनकम आ जाएगी आपकी 340,312 प्लस 136,518 माइनस 140,318 336,512 ओके। अब वो क्या मांग रहा था आपसे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एंट्री डालो। पहली एंट्री रिबेट कैंसिल करने की, दैट इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। कितनी ओपनिंग रिबेट थी 136,518 रिबेट बनाने की एंट्री दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड वन 140,318 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डिस्काउंट को पीएनएल अकाउंट में डालने की एंट्री दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 336,512। ठीक है जी, तो ये 3 एंट्री होगी हमारे पास और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये हमारा कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वाला। इसमें और तो कोई क्वेश्चन इसमें बचता नहीं है। ठीक है जी, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बच्चे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन का कंसेप्ट एक, फिर एक्सेप्टेंस कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। ठीक है जी, एक पॉइंट लिख लो, एक कंसेप्ट और लिख लो, छोटा सा है सिर्फ, वो एक नोट है। कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा था ये, जी, तो एच आ जाएगा। तो एक और हेडिंग डाल दो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसमें पॉइंट क्या है, एवरी बैंक is required to mandatorily transfer 25% of its profit to
स्टैट्यूटरी रिजर्व एवरी ईयर। ठीक है जी। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि हर बैंक को अपने हर साल प्रॉफिट का 25% हिस्सा स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। आरबीआई ने बोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल बैंक ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 100 करोड़ के प्रॉफिट को बैंक ऐसा नहीं कि खाई जाएगा सारा या अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगा, नहीं। आरबीआई कहता है कि 100 करोड़ का 25% आपको एक स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा एज पर आरबीआई डायरेक्शन, सो दैट वो फ्यूचर में कभी अनसर्टेन कंडीशन में उसको यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है जी। तो एक छोटा सा पॉइंट था अबाउट स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्लियर है? हाँ जी। तो हमारी आज मेजर एडजस्टमेंट जो थी दैट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टैट्यूटरी रिजर्व एक छोटा सा पॉइंट हमने कर लिया। अब हमारे पास दो एडजस्टमेंट बची हैं, एक है कंटिंजेंट लायबिलिटी की और एक है बिल्स फॉर कलेक्शन की। दोनों ही छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमारे सारी एडजस्टमेंट बैंकिंग कंपनी की कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको एक दो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारी एडजस्टमेंट यूज होंगी। ठीक है जी। चलो फिर बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।